अच्छा बच्चे, starting with the name of Allah Almighty, in today's lecture we are going to discuss about the departmental accounts. Departmental accounting is basically a concept in which you have different units working within a same roof. यानी हमारे पास different डिपार्टमेंट बने होते हैं एक ही रूफ के अंदर। रूफ मतलब छत। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं एक छत एक 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 लोकेलिटी के अंदर भी हमारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। डिपार्टमेंट्स और ब्रांच की व्हेन एवर वी विल टेक द नेम, हमारे जहन में परसेप्शन आता है कि दोनों सेम चीज़ें हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो आपकी ब्रांचेस होती हैं वो डिफरेंट लोकेलिटी में होती हैं। मतलब आपका एक ब्रांच चौक पे होगी, दूसरी घंटा घर होगी, तीसरी कैंट में होगी, इस तरह का। यानी एक जगह से हट के जब दूसरी चीज़ें होती हैं वो आपकी डिफरेंट ब्रांचेस बन जाती हैं। लेकिन एक ही जगह पे जब आपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं तब वो डिपार्टमेंट्स बनते हैं, फिर वो ब्रांचेस नहीं रहती। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप अगर हम एक बात करें किसी भी शॉपिंग मॉल की, वहाँ पे डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे। मतलब अगर हम एक सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल हम पाकिस्तानी और मुल्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर ले सकते हैं, वो चेज़अप की है। अब वहाँ पे हम जब जाते हैं तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। क्या कहते हैं, बच्चों के लिए अलहदा जगह बनी है, ग्रॉसरी के लिए अलहदा है, कॉस्मेटिक्स के लिए अलहदा है, गिफ्ट्स के लिए अलहदा है, बैग्स के लिए अलहदा है, शूज़ के लिए अलहदा है। ये जो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होती है उसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि किस जगह पे क्या चीज़ आपको मिल सकती है। मतलब रूफ सेम होती है, एक ही छत के अंदर आपको ये तमाम चीज़ें मिल रही होती हैं और आपने ये डिसाइड करना होता है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। ठीक है। जब जो भी मैनेजिंग अथॉरिटी होती है, मतलब जिसने वो चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, उनके लिए वो चीज़ किस क्राइटेरिया या किस लिहाज से उन्होंने उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इज़ ऑल अबाउट द गैदरिंग ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट द गैदरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। यानी हमने सारे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड जमा करना, ये हमारी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में हमने क्या करना है कि हमारे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और उनके अंदर क्या अकाउंटिंग, उनके अंदर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको रिकॉर्ड करना, उनकी ट्रांजेक्शन जो चल रही हैं कस्टमर्स के साथ उसको इवेल्युएट करना, एंड देन यू हैव टू मेक अ डिसीजन दैट विच डिपार्टमेंट इज परफॉर्मिंग वेल एंड विच डिपार्टमेंट इज नॉट। ठीक है। जब हम एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हम इससे क्या, पहला पॉइंट यही है कि हमने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में हेल्प करती है। ठीक है। यानी उनकी जो भी ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं अपने कस्टमर्स के साथ, सेल परचेज की जो ट्रेडिंग चल रही होती है, उसके रिजल्ट्स पे हम इवेल्युएट करते हैं आफ्टर गेटिंग द डाटा, रिकॉर्डिंग द डाटा के किसकी क्या परफॉर्मेंस रही, और फिर हम उसके बाद ग्रेडिंग करते हैं कि किस डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट सबसे अच्छा चल रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट सेकंड प्लेस पे है, देन थर्ड प्लेस, और इस तरह कैटेगराइज करने के लिए हमें अकाउंटिंग, हमारी एक्टिविटी डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हेल्प कर देती है। ठीक हो गया। उसके बाद इट हेल्प द मैनेजमेंट टू डिसाइड वेदर टू ड्रॉप अ डिपार्टमेंट और ऐड अ न्यू डिपार्टमेंट। यानी आप एक डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की परफॉर्मेंस पे इवेल्युएट करते हैं कि क्या इस डिपार्टमेंट को आगे फ्यूचर में भी चलना चाहिए या इस डिपार्टमेंट को फ्यूचर में नहीं चलना चाहिए। ठीक हो गया। द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ अ डिपार्टमेंट एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट कैन बी इवेल्युएटेड। यानी आपको पता चल जाता है कि एक डिपार्टमेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जब वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो हम उसकी इवेल्युएशन स्टार्ट कर देते हैं, कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं अपने रिजल्ट, अपने अर्निंग का। फॉर एग्जांपल, आप इफ़ यू हैव अर्न $100 और आप कहते हैं कि $60 वॉज ओनली collected from this department or created from this department, and rest of the department contributed $40 only। यानी $100 में से $60 सिर्फ इसी डिपार्टमेंट ने हमें अर्न करके दिया और बाकी डिपार्टमेंट ने $40 अर्न करके दिया। ठीक हो गया। मोर डिटेल इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड टू द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लाइक द शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, क्रेडिट एक्सेट्रा। हम उन्हें अच्छी डिटेल्स दे सकते हैं जब हम हर डिपार्टमेंट की अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। यानी हमारे शेयर होल्डर्स, अब कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी ब्रांडिंग होगी, अगर जिसके अंदर हम एग्जांपल देते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक से प्रोडक्ट्स होती हैं उसके अंदर जो पार्टीज़ होती हैं या जो कंपनीज होती हैं जिन्होंने अपना जो है ना प्रोडक्ट्स आपके आपके डिपार्टमेंट में या आपके उसमें आपके उसी डिपार्टमेंट में रखी, इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन के अंदर रखी, उन्हें बताते हैं कि जी आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं चल रही हमारे पास। अच्छा बच्चे, लेटर वी हैव मोर डिटेल इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइड। अच्छा, ये वही मैंने आपको वजह से एग्जांपल दिया कि अगर हमारे डिफरेंट स्पॉन्सर्स होते हैं जो हमें, जो हमारी प्रोडक्ट्स देते हैं डिपार्टमेंट को रन करने के लिए, तो उन्हें हम ये बता सकते हैं कि सर
आपके प्रोडक्ट से इस डिपार्टमेंट से कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा या इस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, यानी हम उसकी एनालिसिस का प्रोसेस भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं by the use of departmental accounting. फिर friendly rivalry between different department may help to increase the overall profit of an organization. हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड बैठे होते हैं, उससे हम उन्हें बैठ के बता रहे होते हैं कि सर आपका डिपार्टमेंट ऐसा काम नहीं कर रहा, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, या आप एडवर्टीजमेंट सही नहीं कर रहे, या इस तरह की सारी बातें हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन के ऊपर कर सकते हैं. ठीक हो गया. इट हेल्प्स अस टू मैनेज द एंड मैनेजमेंट to determine the justification of capital outlay in each department. अच्छा, इसके ऊपर एक और पॉइंट है कि डिपार्टमेंटल मैनेजर्स एंड स्टाफ कैन बी रिवॉर्डेड प्रॉपर्ली ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट. यानी अगर हम कहें कि हमारे सिर्फ नुकसान हो रहे हैं, उसमें से एक डिपार्टमेंट कहे सर हम तो प्रॉफिट दे रहे हैं, हमारे लिए तो कोई बोनस का प्लान आप ऑर्गेनाइज करें या बोनस दें हम लोगों को, तो वो चीज़ें जो हम नहीं कर पा रहे होते, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू स्टार्ट टू रियलाइज कि इस डिपार्टमेंट को हमेशा ही प्रॉफिट जनरेट करके दिया है. इसके लिए एग्जाम्पल जो हम कोट कर सकते हैं एजुकेशनल लेवल में, कि जो ये यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, जैसे एग्जांपल कोट की जा सकती है कि सराइकी डिपार्टमेंट में कोई प्रॉफिट नहीं है क्योंकि वहाँ पे बच्चे ही नहीं आते पढ़ने के लिए, 4-5 स्टूडेंट्स आते हैं इन द एंटायर ईयर. उस डिपार्टमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं उस सबको मीट करने, उसके स्टाफ, उसके एम्प्लॉयज़, उसके टीचर्स की सैलरी पे करनी है. लेकिन उस डिपार्टमेंट की वजह से ओवरऑल जो डिपार्टमेंट्स हैं, बाकी डिपार्टमेंट जो प्रॉफिट्स में जा रहे हैं, उनको अगर हम कंसीडर करने लग जाए कि वो उसकी परफॉर्मेंस अपनी अच्छी नहीं चल रही है, उनकी परफॉर्मेंस को के ऊपर रिवॉर्ड नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में ये सारा प्रोसेस हमारे लिए आसान हो जाता है क्योंकि हम बताते हैं कि फलां डिपार्टमेंट के अंदर लॉस हो रहा है, तो उस डिपार्टमेंट को या तो ख़त्म कर दो या बंद कर दो. उसकी वजह से दूसरे डिपार्टमेंट के जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर हम कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने देते. ठीक है. डिपार्टमेंट मैनेजर्स एंड स्टाफ कैन बी रिवॉर्डेड प्रॉपर्ली ऑन द बेसिस ऑफ. अच्छा, उसके बाद इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू डिटरमिन द जस्टिफिकेशन ऑफ द कैपिटल आउटले इन ईच डिपार्टमेंट. आप हर डिपार्टमेंट में बताते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा चाहिए, कितने पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जिससे इन द फ्यूचर वो डिपार्टमेंट एक प्रॉफिट की फॉर्म में या प्रॉफिटेबल वेंचर क्रिएट हो सकता है आपके लिए. इट फैसिलिटेट्स द कंपनी कंपैरिजन ऑफ एक्सपेंसेस आइटम विद दोज इन द अदर डिपार्टमेंट इन द प्रीवियस पीरियड. यानी पिछले पीरियड में कितने एक्सपेंसेस इस डिपार्टमेंट को बियर करने पड़े थे, वो ये सारे फैक्टर्स भी हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के बेसिस पे इवेल्युएट कर लेते हैं. इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द स्टॉक टर्नओवर यानी रेशो ऑफ ईच डिपार्टमेंट. कितनी जल्दी स्टॉक, उसमें नई इन्वेंट्री, नया रॉ मटीरियल फिनिश गुड आते हैं और कितनी जल्दी वो सेल हो जाते हैं. ये जो आने प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट में आना और जो सेल प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाना या सेल में कन्वर्ट हो जाना, इसे कहते हैं टर्नओवर. तो इन टर्नओवर ऑफ स्टॉक टर्नओवर रेशो बढ़ जाती है ईच डिपार्टमेंट की. इसे इवेल्युएट भी किया जा सकता है. यानी हम ये देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स आई, एक प्रोडक्ट आई है, वो कई कई हफ्तों तक वो पड़ी रही है, कोई परचेज करने नहीं आया, और एक प्रोडक्ट ऐसी आती है जो हम रखते हैं और हमारे साथ फ़ौरन ही सेल हो जाती है. तो ये टर्नओवर कैलकुलेशन में भी हमें हेल्प होती है और हमारी जो स्टॉक टर्नओवर हमें बताती है कि किस प्रोडक्ट को इन द फ्यूचर यू शुड परचेज मोर. अच्छा, उसके बाद डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आल्सो प्रोवाइड द बेसिस फॉर द इंटेलिजेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल. यानी आपकी डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आपको एक इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर लेती है वो आपकी प्लानिंग और कंट्रोल में भी आपको हेल्प करती है. ठीक है. उसके बाद है मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग. डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के मेथड्स दो हैं. एक है कि हमें सिर्फ इस डिपार्टमेंट को अलहदा से मैनेज करें, इसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड अलहदा से मेंटेन करें, इस डिपार्टमेंट की तमाम चीज़ें, तमाम एक्सपेंसेस, तमाम रेवेन्यूज अलहदा से कैलकुलेट करें. ये पहला मेथड है. जबकि दूसरा मेथड क्या है कि आपने तमाम डिपार्टमेंट्स को ओवरऑल लेना है, तमाम डिपार्टमेंट की इन्वेंट्री को ओवरऑल ले लेना है, तमाम डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को ओवरऑल ले लेना है, तमाम डिपार्टमेंट से रेवेन्यू को ओवरऑल ले लेना है. पहला मेथड जो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, जिसमें हम सेपरेट क्रिएट कर रहे हैं डिपार्टमेंटल का रिकॉर्ड, उसके अंदर क्या है कि आपने ये ऐसी सूरत हाल कब आएगी जब आपका डिपार्टमेंट बहुत बड़ा होगा. ठीक है. आपके डिपार्टमेंट में 1000 चीज़ें होंगी और उसके अंदर उसकी अलहदा से उसे हम वो कर सकते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिस्टिंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, और डिपार्टमेंट बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, उसकी अलहदा से अकाउंटिंग रिकॉर्ड लाजमी मेंटेन करना पड़ेगा. लेकिन जो दूसरा सिस्टम है जिसमें हम कह रहे हैं कि तमाम ओवरऑल आप तमाम डिपार्टमेंट्स को एक ही अकाउंटिंग रिकॉर्ड या एक ही उसमें पैनल के अंदर कंसीडर करने लग जाए, उसकी रीज़न ये होती है कि
आपका जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं, मतलब छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं एक ही रूफ के अंदर, तो उसके लिए अलहदा अलहदा अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अलहदा अलहदा सॉफ्टवेयर, अलहदा अलहदा मैनेजमेंट सिस्टम हम नहीं कर सकते, हमारे लिए मुश्किल होने लग जाता है। तो उस सूरत हाल के अंदर हम क्या करते हैं कि तमाम चीज़ों को ओवरऑल एक एक लिहाज से लेके चलते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें हमने यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम एक जैसा लेके चलते हैं तो उसमें कैसे हमारे लिए चीज़ें, अगर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आए कि ये इन्होंने प्रॉफिट्स क्रिएट किए हैं, तमाम करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकला 2,35,000। अब हमने आइडिया क्रिएट करने के व्हाट वाज द प्रॉफिट दे क्रिएटेड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, व्हाट वाज द प्रॉफिट दे क्रिएटेड फ्रॉम डिपार्टमेंट बी, एंड व्हाट वाज द प्रॉफिट दे क्रिएटेड फ्रॉम डिपार्टमेंट सी। तो आप 2,35,000 यहाँ पे इसका 1 लाख को डिवाइड करें 2,35,000 पे, तो उन्होंने आपको एक रेशो बता रहे हैं कि कितनी रेशो कहाँ से आप क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आपको एक आइडिया ये बताना चाह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन 1 लाख का आ रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वो दे रहा है। उसके बाद देखें डिपार्टमेंट नंबर बी के अंदर 75,000 है, उसकी कंट्रीब्यूशन अलग, उसकी कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज अलग है। उसके बाद आप ये देखें कि ये डिपार्टमेंट से ये सबसे कम इसके 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 रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उसकी कंट्रीब्यूशन सबसे कम आ रही है। आप यूँ देखें कि अगर हम इसकी बात करते हैं डिपार्टमेंट, ये ओवरऑल डिपार्टमेंट्स की बात करें, हम तमाम के तमाम स्टॉक्स को, परचेजेस को, एक्सपेंसेस को और ग्रॉस प्रॉफिट को एक साथ डील कर रहे हैं, सेल्स को एक साथ डील कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक को एक साथ डील कर रहे हैं। अब ठीक है, अब इसके बाद है एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस। किस तरह हम डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस को एलोकेट करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने देखें एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिटेल रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट शुड बी चार्ज टू दैट डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा जिस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस है उसी में लगाएं, यानी एक डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को दूसरे डिपार्टमेंट में आप नहीं कर सकते। मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको स्ट्राइकी डिपार्टमेंट की, कि स्ट्राइकी डिपार्टमेंट के अंदर अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और उनकी रेवेन्यूज़ कम है, उन एक्सपेंसेस को उठा के आप सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में नहीं लगा सकते। ये रूल्स होते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के अंदर कि जिस डिपार्टमेंट की एक्टिविटी हो रही है उसी के अंदर उसे चार्ज किया जाए। उसके बाद अगला एक्टिविटी देखें, द एक्सपेंसेस विच हैव बीन डायरेक्टली bearing with the sales should be appropriated on the basis of net sale। यानी जो एक्सपेंसेस सेल्स के बिहाफ पे आ रहे हैं, जिसमें सेल्स रिटर्न हो गया या सेल्स डिस्काउंट हो गया, ये सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसेस, या उसके अंदर उन्होंने एग्जांपल जो आपको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दिया है, एक डिपार्टमेंट जिसकी प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज कर रहे हैं उसके अंदर जितने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है वो भी उसी डिपार्टमेंट में चार्ज करने चाहिए। यानी अगर आपने एक ABC प्रोडक्ट आई है, कोई नई मशीनरी आई है जिसके लिए एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत है, और एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि पहला वेल नोन प्रोमिनेंट प्रोडक्ट है आपकी कंपनी का या आपके डिपार्टमेंट का, उसके लिए उसकी एडवर्टीजमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। यानी ऐसे है कि जिसमें जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं उसके लिए एडवर्टीजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो सारे लोग आके परचेज ही करेंगे। लेकिन एक मशीनरी आई है जिसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत है, तो उस मशीनरी की एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस को आप ग्रॉसरी के एक्सपेंसेस में नहीं एंटर कर सकते, क्योंकि आपके लिए ये एलोकेशन सही नहीं हो रही। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस का देखेंगे, अगर हम बात करते हैं सेल्स बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, सेल में क्या है कि ट्रैवलिंग ऑफ सेल्समैन, सेलिंग एक्सपेंसेस, आफ्टर सेल सर्विसेज, डिस्काउंट अलाउड, फॉरेन आउटवर्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, सेल्स मैनेजर सैलरी एक्सेट्रा, ये हमारे सारे के सारे सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। फिर एरिया एंड और वॉल्यूम ऑफ फ्लोर, यानी अगर हम कहते हैं कि सर ये जो आप एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हमें चार्ज कर रहे हैं, हमारी जो डिपार्टमेंट है उसमें तो जो एरिया उसने कवर किया हुआ है पूरी रूफ का वो तो 1/3 है, और जो एक्सपेंसेस आप हमें दे रहे हैं वो हाफ ऑफ कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। तो हम एरिया के हिसाब से क्या होते हैं, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, एयर कंडीशनिंग एक्सपेंसेस और हीटिंग एक्सपेंसेस, ये तीन चीज़ें हम इसके अंदर एरिया और वैल्यू ऑफ फ्लोर स्पेस के हिसाब से एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर देते हैं। लाइट पॉइंट के बाद कि कितनी लाइट किस जगह भी, यानी एक डिपार्टमेंट जिसके अंदर 1000 लाइटें हैं और एक डिपार्टमेंट सिर्फ एक लाइट में ही काम चल रहा है, ये चीज़ें एक्सपेंसेस उसके हम लाइट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सपेंसेस को कवर कर रहे होते हैं या कैलकुलेट कर रहे होते हैं। एवरेज स्टॉक कैरेज, इंश्योरेंस ऑन स्टॉक, आपने पूरे रूफ के अंदर की वो की हुई है, इंश्योरेंस ली हुई है, तमाम के तमाम पूरी की पूरी, जो आपके जैसे चेजअप की एग्जांपल अपने माइंड में रखें कि आपने तमाम पूरी जगह की इंश्योरेंस ले ली है, जिसमें जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं उसने पूरे डिपार्टमेंट का जो समझे 60% ले रखा है। तो इंश्योरेंस के अंदर भी आप ये देखेंगे कि इस पूरे एरिया में 60% तो सिर्फ एक ग्रॉसरी आइटम ले रहा है, बाकी जो प्रोडक्ट्स रह गए हैं उसके अंदर वो तो इतनी उसकी इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, तो बाकी आइटम की इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस इक्वली आप
बाइफरकेट नहीं कर सकते या इक्वली उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। एवरेज स्टॉक कैरिड, कितना स्टॉक कहाँ पे पर, अच्छा एरिया वाइज है, इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग कितना एरिया किस डिपार्टमेंट ने गैदर कर रखा है, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस ऑन प्लांट एंड मशीनरी किस डिपार्टमेंट में प्लांट्स और मशीनरी ज़्यादा, यानी वो जो छोटी सी एक गाड़ियाँ होती हैं जिसमें स्टॉक आके रखते हैं, उन स्टॉक्स को अगर हम उन एरियाज को अगर कंसीडर करें, उन गाड़ियों को कंसीडर करें, तो उसकी डेप्रिसिएशन को हम बाकी डिपार्टमेंट की क्योंकि कुछ ऐसे आइटम है जिसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा वो गाड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ती उसके प्रोडक्ट्स को लाने के लिए, लेकिन एक के लिए हमें प्रोडक्ट्स के लिए चीज़ों को लाने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसके बाद हमारा क्या आता है कि जो ये जो प्लांट एंड मशीनरी वाली बात की, किसी जगह पे आपको एक छोटी सी गाड़ी जैसे वो लोडर होता है जो छोटा सा डिपार्टमेंट के अंदर, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो किसी में नहीं पड़ेगी, तो इंश्योरेंस भी उसी लिहाज से आप मैनेज करें। ठीक है। डायरेक्ट वेजेस में देखें ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी आपने जो तमाम लोग ऐसे लोग जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं उनके तमाम के तमाम की इंश्योरेंस के ऊपर कितना खर्चा रहा है, कितने डिपार्टमेंट, कितने बंदे किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ये चीज़ें भी मैनेज करना, ये कंसीडर करना आपके ध्यान में ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे आवर्स ऑफ पावर और HP मल्टीप्लाई आवर्स ऑफ वर्क, यानी कितनी बिजली इस्तेमाल हुई है कितने घंटे तक, उस पावर को भी आप मैनेज करेंगे। यानी एक डिपार्टमेंट जो कि 6 बजे बंद हो जाता है, अब जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं कि ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन छेजब के अंदर जो ये जो क्लोथिंग डिपार्टमेंट था जिसमें कपड़े की चीज़ें थी, तमाम चीज़ें वो उन्होंने वहाँ पे ब्लॉक कर दी थी, उस पर कोई काम नहीं हो रहा था, उन्होंने तकरीबन 3-4 हफ्तों तक उस डिपार्टमेंट को ब्लॉक रखा है। उसकी रीज़न क्या है कि वहाँ पे अभी वहाँ पे हम ये ध्यान में रखें कि बिजली तो इस्तेमाल हो रही नहीं रही, तो उसके एक्सपेंसेस को हम बाकी डिपार्टमेंट में क्यों मैनेज करें, तो ये चीज़ें भी कंसिडर करनी होती हैं। ठीक हो गया। वैल्यू ऑफ एसेट्स इन ईच डिपार्टमेंट, कितनी वैल्यू की चीज़ें किस डिपार्टमेंट में पड़ी हैं, यानी ये भी ज़रूरी नहीं है कि छोटी सी प्रोडक्ट, अब जैसे ज्वेलरी, अगर हम कहें ज्वेलरी डिपार्टमेंट की अगर बात करें, तो ज्वेलरी तो छोटी सी चीज़ है लेकिन उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। लेकिन एक बड़ी सी फ्रिज पड़ा हुआ है, तो फ्रिज की वैल्यू उतनी नहीं है जितनी वो ज्वेलरी की है, स्पेस उसने ज़्यादा ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो ये चीज़ें भी कंसीडर करने कि कहाँ किसकी वैल्यू आपने या किस प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से आपने उसकी डेप्रिसिएशन और रिपेयरमेंट और रिन्यूअल एक्सपेंसेस को कंसीडर करना है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में हम पहले ही बात कर सकते हैं कि कैंटीन के एक्सपेंसेस, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस और इवन द एम्प्लॉयज वर्किंग फॉर योर डिपार्टमेंट, उनके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंसेस जितने जहाँ पे जितने बंदे काम करें उस हिसाब से उसके एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करेंगे। टाइम स्पेंड इन ईच डिपार्टमेंट, वर्कर्स मैनेजर्स ओनली, अगर आप एक ही मैनेजर को फ्लिप डिपार्टमेंट में है लेकिन एक मैनेजर ज़्यादा टाइम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में देता है, तो उसकी जो सैलरी है उसे उस डिपार्टमेंट में ज़्यादा मतलब $100 अगर सैलरी ले रहा है, तो जितना टाइम वो उसमें देगा उसकी रेशियो वाइज सबसे ज़्यादा पैसे उसी डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस में लिखेंगे कि जो हमारा मैनेजर था सबसे ज़्यादा टाइम इसी डिपार्टमेंट स्पेंड करता है। परचेजेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट कैरीज इनवर्ड, जो हम ये वाली बात हम पहले ही कह सकते हैं कि जो आपकी परचेजेज होती हैं उसी डिपार्टमेंट में उसके एक्सपेंसेस को हम डील करते हैं। ठीक हो गया। टेक्निक्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, अब यहाँ पे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से रिलेटेड ये सारी बातें आपके जहन में सामने नज़र आ रही हैं, इसको हम अभी अपने न्यूमेरिकल जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 है उसमें डील करते हैं। इससे पहले आप आ जाएं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स और ब्रांच अकाउंट्स के अंदर। डिपार्टमेंटल अकाउंट और ब्रांच अकाउंटिंग में जो डिस्टिंक्शन या फ़र्क है वो मैंने आपको पहले बता दिया कि डिपार्टमेंटल क्या होता है, विद इन द सेम रूफ होता है, एक ही रूफ के अंदर काम कर रहा होता है, उसके अंदर हम सेगमेंट्स बना देते हैं। जबकि ब्रांचेस क्या होते हैं, एक रूफ में काम नहीं कर रहा होता, जो आपका क्या कहते हैं मुख्तलिफ लोकेलिटी के अंदर वो मौजूद होती हैं। उस ब्रांचेस की उस लोकेलिटी के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हम उनके एक्सपेंसेस को या उससे अलहदा से हम डिपार्टमेंट नहीं कहेंगे, हम उसे एक पूरी ब्रांच कहेंगे। ठीक है। इन केस ऑफ डिपार्टमेंट ब्रांच, ऑल इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर केप्ट एट द हेड ऑफिस। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में हम तमाम के तमाम चीज़ें हेड ऑफिस भेज देते हैं, लेकिन ब्रांच अकाउंटिंग में ये चीज़ें हम शायद भेजें ना भेजें, इट्स एन ऑप्शनल एक्टिविटी। एज द डिपार्टमेंट्स आर नॉट geographically separated from each other, a problem of allocation of common expenditure among different department arises, क्योंकि कहते हैं कि डिफरेंट लोकेलिटी में नहीं है, बिल्कुल साथ साथ ही सारे डिपार्टमेंट्स खड़े हुए हैं, एक ही रूफ के अंदर काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे लिए जो एलोकेशन का प्रोसेस है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है, जबकि ब्रांच अकाउंटिंग में वो चीज़ें हमारे लिए बड़ी आसान होती हैं। इंडिपेंडेंट ब्रांच एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर सम एडजस्टमेंट एंड रिकन्सिलिएशन ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड। वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में ये वाली बात
हम कुछ एडजस्टमेंट और रिकंसिलेशन कर रहे होते हैं, जबकि इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग द क्वेश्चन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ रिकंसिलेशन ऑफ अकाउंट डज नॉट अराइज, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को अगर हम अलग से मैनेज कर रहे हैं, वहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हैं उसकी एडजस्टमेंट या उसकी सेल परचेज उसी डिपार्टमेंट में डील हो रहा होता है। ठीक हो गया। एट द टाइम ऑफ द फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट ऑफ हेड ऑफिस द कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेन ब्रांच फिगर्स में क्रिएट सम प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी डिपार्टमेंट तो एज इट इज़ हमारे साथ ही जुड़ा हो रहेगा, हमारे लिए उसके अकाउंट को मैनेज करना आसान होता है। जैसे ब्रांचेस जो होती हैं वो फॉरेन ब्रांचेस भी होती हैं, यानी आपके नेशनल बाउंड्रीज से बाहर भी ब्रांचेस होती हैं। जब वहाँ से आप डाटा ले रहे होते हैं तो फिर फॉरेन एक्सचेंज और करेंसी एक्सचेंज और वैल्यूज चेंज होना और उसके अकाउंट को इसी एज इट इज़ मेंटेन करना, उस ये तमाम फैक्टर्स बड़े हेडेक क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम अपनी एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आप ये देखें, इन्होंने आपको तमाम दो डिपार्टमेंट दिए, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी, वो ये होगा कि हमारा जो सेल माइनस सीजीएस का कॉन्सेप्ट है वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट देता है। यहाँ पे वही चीज़ आपको डिफरेंट अंदाज से बताई गई है। पहले ओपनिंग स्टॉक था आपके पास, उसके बाद आपने कुछ परचेजेस की, परचेजेस में से लेस रिटर्न आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, अगर आपकी परचेजेस कितनी है 2,30,000, उसमें से 2,000 कम करें तो बाकी कितने लेते हैं 2,28,000। तो ये देखें 2,28,000 इन्होंने पहले ही कर रखा है। इसके बाद देखें 1,90,000 और 1,000, 1,90,000 में से 1,000 निकालें तो बाकी 1,89,000, ये 1,89,000 रह जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप इन्हें ये बात ध्यान में रखनी है कि आपके पास जो भी ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आपको दी हुई है 25,000 और 20,000। ठीक हो गया। उसके बाद आप ये देखें कि ये वेजेस आपको दिए हुए हैं, ये वेजेस भी खर्चे हैं। बाकी जो है ना मिसलेनियस चार्जेस वो नीचे आएंगे, वो हम ओवरऑल डिपार्टमेंट की बात करेंगे। अभी हम सैलरी वाइज बात कर रहे हैं। तो 1,80,000 की वेजेस ये लिखी हुई हैं, ये हमने एज इट इज़ लिखनी, और 1,50,000 की 60,000 की वेजेस ये लिखी हैं, ये यहाँ पे लिखनी। अब बात आती है कि सर ये जो 25,000, 2,28,000 और 180 इनको प्लस करना है, नहीं, अभी इसे प्लस नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि आपने इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, पहले इस 6,56,000 की वैल्यू को कंसीडर करना है। 6,56,000 को कंसीडर, यानी हमने 25,000 भी मिल गया, 2,28,000 भी मिल गया, 1,80,000 भी मिल गया। ये तीनों चीज़ें तो हमने ऊपर से ले ली। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट कहाँ से आई है। ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट के लिए वी हैव टू डिपेंड ऑन दैट 6,56,000 एंड वी हैव टू डिपेंड ऑन 5,14,000। अब ये दोनों वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं, ये यहाँ से आ रही हैं। ये सेम अमाउंट यहाँ पे लिखी हुई थी 6,56,000 की और 5,14,000 की, हमने एज इट इज यहाँ से उठा के यहाँ लिखा है। इस 6,56,000 में से 25,000 मैंने माइनस करेंगे, 6,56,000 में से 2,28,000 माइनस करेंगे, 6,56,000 में 1,80,000 माइनस करेंगे, और जो बाकी चीज़ बच जाएगी वो 2,23,000 रह जाएगी। इसी तरह यहाँ पे 5,14,000 है, इसमें से अगर हम 20,000 माइनस करें, 1,89,000 माइनस करें, 1,60,000 माइनस करें तो 1,45,000 बाकी रह जाएंगे। ठीक हो गया। अब बात आती है कि सर ये 6,56,000 कहाँ से आया। यहाँ पे आप ये देखें सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, आपकी सेल्स कितनी थी 6,33,000 की, जिसमें से 3,000 आपने माइनस किया तो 6,30,000 की आपके पास सेल्स की अमाउंट आ गई कि कितनी चीज, इतने अमाउंट की चीज सेल हो गई है। फिर देखें 4,90,000 है और उसमें से आप 92,000 है और 2,000 की सेल रिटर्न माइनस करें, 4,92,000 माइनस 2,000 करें, 4,90,000 आ गए। अब यहाँ पे जो ये चीज़ आपको नजर आ रही है 4,90,000, इसके बाद देखिए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के लिए उन्होंने हमें यहाँ पे वैल्यू बताई हुई है, स्टॉक ऑन हैंड 31/12/2000, यानी लास्ट में 31 दिसंबर 2000 में हमारे पास जो स्टॉक रह गया वो कितना है, डिपार्टमेंट ए का 26,000 है, ये हमने एज इट इज 26,000 लिख दिया, और डिपार्टमेंट बी का कितना है 24,000 लिख दिया। अब 6,30,000 की सेल हुई है और 26,000 की चीज़ अभी भी हमारे पास पड़ी है, दोनों को सम अप करें 6,56,000 टोटल चीज़ थी, एंड इस यहाँ पे भी 5,14,000 एज इट इज आ गया। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, यही वाली वैल्यू यहाँ 6,56,000 में से 6,56,000 एज इट इज लिख लें, 5,14,000 और 5,14,000 एज इट इज लिख लें। इस तमाम चीज़ों में से ये जो आपने 6,56,000 में से 25,000, 2,28,000 एंड 1,80,000 माइनस करें, और उसमें से बाकी जो अमाउंट रह जाएगी वो 2,23,000 की रह गई। इसी तरह ये 5,14,000 में से 20,000, 189 एंड 160,000 माइनस करें, बाकी जो चीज़ रह गई वो
45,000 की रहेगी। ठीक हो गया। अब यही वाली अमाउंट दोनों उठाएं और यहाँ पे एज इट इज लिख लें, यानी यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख दी, यही वैल्यू उठा के नीचे लिख दी, यही वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख दी। ये बात आपको समझनी है कि अब हमने ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रॉफिट स्टेटमेंट बना रहे हैं और हमारी जो प्रॉफिट स्टेटमेंट हमारे माइंड में है वो ग्रॉस प्रॉफिट में से चीज़ों को माइनस करना। लेकिन आपने यहाँ पे डिफरेंट इस कॉलमनियर मेथड में आपने क्या किया कि एज इट इज आपने यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, यहाँ पे लिखा, इस ग्रॉस प्रॉफिट को एज इट इज नीचे लिखा और यहाँ से उठा के सेम यहाँ पे आ गया। अब ये 2,23,000 का जो प्रॉफिट है, अब यहाँ से हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, यानी ये 95,000 और 40,900 कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन के लिए हमने क्या किया, ये एक्सपेंसेस माइनस करने लगे, जिसमें से मिसलेनियस एक्सपेंसेस 35,000 के माइनस किए और 32,000 के डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस बी डिपार्टमेंट के 32,000 के माइनस ये लिख दिया। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए उन्होंने हमें बताया कि आपकी जो भी मशीनरी है, ये यहाँ पे बताया हुआ है, ये जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000 की है ना, अब उसके लिए उन्होंने डेप्रिसिएशन परसेंटेज दिया है, प्लांट मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड 10%, तो 2,40,000 एंड लीज होल्ड के लिए कितनी है 80,000। अभी इन्होंने इसकी कैलकुलेशन दी हुई है यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000 का 10% लें तो आपके पास कितनी अमाउंट आ रही है। ये बात आपने जहन में रखनी है कि आपकी अब ये सारी एक्टिविटीज़ जो प्लांट फर्नीचर बिल्डिंग इनकी जो भी डेप्रिसिएशन वैल्यू आ रही है उस वो तो आपके पास ओवरऑल आ रही है ना। मैंने आपको जैसे एग्जांपल अभी दी थी कि हमारे पास एक डिपार्टमेंट के अंदर काम अलहदा हो रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर काम अलहदा हो रहा है, लेकिन जो उनकी सेल्स है वो मेन पॉइंट ऑफ जजमेंट है। यानी अगर हम कहें कि सर ये जो 2,40,000 है इसका 10% डेप्रिसिएट करने को कहा है, ठीक है, वो 24,000 आ जाएगा आंसर। 2,40,000 का 10% अगर आप निकालें दैट विल बी 24,000। अब 24,000 में ए डिपार्टमेंट को कितना देना है डेप्रिसिएशन एंड बी डिपार्टमेंट को कितना देना है, तो आपने ये देखना है कि ए डिपार्टमेंट की टोटल सेल्स कितनी हुई है 6,30,000 की, बी डिपार्टमेंट की टोटल सेल्स कितनी हुई है 4,90,000 की। तो अब हम कहते हैं 630 एंड 430 टोटल मिला के अगर आप देखें तो कितनी अमाउंट बनती है, तकरीबन ये बनती है 1,12,000 या 11,20,000। अगर आप इसमें से ये 4 जीरो यहाँ से कैलकुलेट माइनस कर दें, ये 4 जीरो यहाँ से ख़त्म कर दें, 63 एंड 49 को जब आप एड अप करेंगे इट विल बी 112। ठीक है, अगर हम ये बात करें 6,30,000 में से 6 लाख, इसके लास्ट 4 डिजिट्स और इसके लास्ट 4 डिजिट जो 0000 हैं ये खत्म करते हैं, बाकी कितने रह गए 63 एंड 49। 63 एंड 49 को जब आप एडअप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 112, ये जो नीचे आपको 112 नजर आ रहा है। ठीक हो गया। अब 24,000 को मल्टीप्लाई 63 डिवाइडेड बाय 112 डिपार्टमेंट ए के लिए, क्योंकि इसकी सेल्स कितनी है 63 की, और डिपार्टमेंट बी के लिए क्या करें कि 49 जो उनकी सेल्स है कितनी है 49,000, ये 49 आपको नजर आ रहा है, डिवाइडेड बाय सेम 112। आपको कितनी डिप्रिसिएशन मिल गई 13,500 डिपार्टमेंट ए की डिप्रिसिएशन मिल गई एंड 10,500 डिपार्टमेंट बी की डिप्रिसिएशन मिल गई। उसके बाद आ जाते हैं फर्नीचर के ऊपर। फर्नीचर कितना है 48,000 का, 48,000 का 5%, तो इट विल बी 2,400, यानी 48,000 का 10% आएगा 4,800, 4,800 का हाफ करें 5% निकालने के लिए 2,400, तो 2,400 की डेप्रिसिएशन आ गई। 2,463 डिवाइडेड बाय 112, जैसे अब ऊपर करके आए कि 63 इज द सेल ऑफ डिपार्टमेंट है डिवाइडेड बाय टोटल सेल 112। इसी तरह 2,400 मल्टीप्लाई 49, दैट इज द 49 इज बेसिकली द सेल ऑफ डिपार्टमेंट भी डिवाइडेड बाय टोटल सेल 112। इस तरह किया तो ये 1350 एंड 1050 ये वाली अमाउंट आ गई। इसके बाद आप आ जाएं, ये हो गया फर्नीचर हो गया। इसके बाद फर्नीचर के बाद आप आ जाते हैं बिल्डिंग के ऊपर। बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने हमें कितने की अमाउंट दी हुई है, बिल्डिंग की 1,20,000 की। 1,20,000 में से बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कितनी करनी है 2%, तो इसका तकरीबन आपको 240 आंसर आएगा। ठीक है, इसका 1% कितना होगा 1200 का 2400। अब यहाँ पे दोबारा मेरी बात समझें, ये 1,20,000 का 2% निकालें, ये जो 2% इसकी डेप्रिसिएशन दी हुई है आपकी स्क्रीन में, 1,20,000 का 2% निकालें दैट विल बी 2,400। अब 2,400 को किस तरह एलोकेट करना है, हमने वही वाला 63 इज द सेल ऑफ डिपार्टमेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल सेल 112, 63 इज द 49 इज द डिपार्टमेंट ऑफ इज द सेल ऑफ डिपार्टमेंट बी डिवाइडेड बाय टोटल सेल। तो ये 1350 एंड 1050 हमारे पास बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक हो गया। लीज होल्ड के लिए भी हमने सेम मेथड यूज करना है। लीज होल्ड के लिए आप देखें 80,000 के कितना किस 80 इसके लिए सॉरी लीज होल्ड के लिए उन्होंने हमें यहाँ पे क्राइटेरिया दिए हुआ है
कि आपने रिटर्न ऑफ लीज होल्ड आर टू बी रिटर्न ऑफ 8000 8000 की लीज होल्ड को हमने रिटर्न ऑफ करना है। 8000 को मल्टीप्लाई करेंगे 63 से डिवाइडेड बाय 112 से इसकी अमाउंट आ गई 4500 और 63 मल्टीप्लाई 49 8000 मल्टीप्लाई 49 डिवाइडेड बाय 112 दैट इज 3500। अब ये जो 13 1350 1350 एंड 4500 ये तमाम एक्सपेंसेस ये देखें 13 15 500 1350 13 एंड 4500 इसी तरह ये वाली एक्सपेंसेस भी हमने लीज होल्ड के अलावा कर दिया। उसके बाद हमारे पास देखें कि क्या चीज़ बाकी रह गई है। अब हमारे पास जो चीज़ रह गई है ना, प्लांट बिल्डिंग फर्नीचर भी, ये तीन चीज़ें हो गया। और कोई चीज़ उन्होंने बताई है, ऑफिस एंड इक्विपमेंट, ऑफिस एंड सैलरी एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड सैलरी एक्सपेंसेस हमें देखें कितने की दिए हुए हैं 1,28,000 के। 1,28,000 को सेल्स के हिसाब से 60 डिवाइडेड बाय 112 1,28,000 मल्टीप्लाई 49 डिवाइड बाय 112 इसकी वैल्यू 72,000 इसकी 56,000। यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गया 72 एंड 56। अब आपने क्या करना है कि आपने ये जो 2,23,000 लिखा हुआ था इसे एज इट इज़ उठा के यहाँ पे लिख दिया। इस 2,23,000 में से 35,000 भी माइनस करने हैं, 1,300 भी माइनस करने हैं, 1,350 भी माइनस करने हैं, 1,350 भी माइनस करने हैं, 4,500 भी माइनस कर रहे हैं। तो बाकी नेट प्रॉफिट आपके पास कितना रह गया 72,000 का, सॉरी 95,300 का। इसी तरीके से 1,45,000 में से जब आप माइनस करेंगे 32,000 10,000 1050 1050 3,500 और 56,000 तो आपके पास बाकी चीज़ें जो नेट प्रॉफिट रह जाएगा वो 40,900 रह जाएगा। दैट इज़ बेसिकली द एंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब बात आती है बैलेंस शीट के ऊपर। जब बैलेंस शीट के ऊपर बात करते हैं तो बिगनिंग बैलेंस मैटर्स अ लॉट। अब यहाँ पे बिगनिंग बैलेंस की बात की जाए तो बिगनिंग कैपिटल उन्होंने पहले उन्होंने हमें जो है ना ओपनिंग कैपिटल हमें दिया हुआ है 5 लाख का। यहाँ पे 5 लाख का ओपनिंग कैपिटल, एक सेकेंड में आपको बता देता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। ये आपके पास कैपिटल लिखा हुआ है, इनिशियल कैपिटल आपका ये था और कैपिटल में आपका प्रॉफिट ऐड होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 95,000 का प्रॉफिट ए डिपार्टमेंट का एंड 56,000 का सॉरी 40,900 का प्रॉफिट बी डिपार्टमेंट का। ये तीनों आपने ऐड किया इट विल बी 6,36,000। ये आपके एसेट्स इज इक्वल लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। लायबिलिटीज यहाँ पे क्रेडिटर्स की अकाउंट पेबल कितने हैं, अब यहाँ पे देखें अकाउंट पेबल सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें दिया हुआ है 1,73,000 की। तो 6,36,000 एंड 1,73,000 इसे आपने एडअप किया इट विल बी 8,09,200। ये हमारे पास लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी की साइड आ गई। ये आपकी ओनर्स इक्विटी है, यानी आपका कैपिटल है, ये आपकी लाइबिलिटीज हैं जो 1,73,000 की आ गई। ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं एसेट साइड के ऊपर। तो एसेट्स के अंदर आपके पास जो सारी चीज़ें हैं जिसमें से हम ये सारी चीज़ें माइनस करने वाले हैं। लीज होल्ड पहले कितने की थी 80,000 की थी। यहाँ पे इन्होंने लीज होल्ड की अमाउंट आपको 80,000 की दिया, उसमें से हमने 8,000 रिटर्न ऑफ कर दिया। ये रिटर्न ऑफ 8,000 कर दिया तो 72,000 बाकी रह गया। बिल्डिंग आपके पास कितने की थी, बिल्डिंग आपके पास 1,20,000 की थी। 1,20,000 की बिल्डिंग में से 2,400 हमने डेप्रिसिएट किया है, जो अगले पेज पे ये 2,400 डेप्रिसिएट किया था। ये रहा 2,400। तो बाकी कितने की बिल्डिंग रह गई है 11,7,600 1,17,600 की। उसी तरह प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000 की थी, 24,000 की हमने डेप्रिसिएट कर दिया, बाकी 2,16,000 रह गई है। 48,000 का फर्नीचर हमने टोटल था, उसमें 2,400 का फर्नीचर हमने डेप्रिसिएट किया, इट विल बी नियर अबाउट 45,600। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आ जाए तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारे पास कितनी है 26,000 का स्टॉक ये पड़ा हुआ है, 24 का ये पड़ा हुआ है, नियर अबाउट 50,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है। 1,90,000 के हमारे पास सन्ड्री डेटर्स पड़े हैं, जो हमारे ये वाले सन्ड्री डेटर्स अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं जो कि हमारा एसेट होता है। 1,90,000 का डेटर्स रह गए हैं। कैश इन हैंड जो आपके पास पड़ा हुआ है वो कैश एट बैंक 31/12 यानी महीने के आखिर में, यानी आपके साल के आखिर में सॉरी, आपके पास 8,000 का कैश इन हैंड पड़ा हुआ है एंड 1,10,000 का कैश एट बैंक पड़ा हुआ है। अब इन तमाम वैल्यूज को जब आप एडअप करेंगे इट विल बी 8,09,200 एंड 8,09,200 दोनों साइड पे आपके पास दोनों साइडें आपके इक्वल हो गई हैं। दैट इज द एंड ऑफ योर इलस्ट्रेशन नंबर 1 इंशाल्लाह। इसके इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो यू मे आस्क एट व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।